नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बड़े ऐलान किया है। 1 जून से सभी धार्मिक स्थानों को खोलने की घोषणा की गई है। राज्य में 8 जून से सभी सरकारी कर्मचारी भी काम पर लौटेंगे। कुछ जरूरी बातों का हालांकि पालन करना होगा, जिस तरीके से सैनिटाइजेशन और ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होनी, इस तरीके से कई नियम जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके, ऐसी कुछ शर्तें भी लागू की जाएंगी। और यह बड़ा ऐलान सीएम ममता बनर्जी ने किया है। 1 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह बड़ी घोषणा की है। अब प्रदेश में जैसे ही लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होगा, उसके साथ ही सभी धार्मिक स्थान खोल दिए जाएंगे। राज्य में 8 जून से सभी सरकारी कर्मचारी काम पर लौटेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से। शांतनु जी, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं आज? देखिए, आज तो ममता दीदी का जो प्रेस मीट किया है पश्चिम बंगाल में, तो सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने सिर्फ आज पश्चिम बंगाल का जो डिजास्टर फंड का उद्घाटन भी की और सीधा तौर से उसका जो बैंक अकाउंट है जी, बैंक में पैसा किया। लेकिन उसके साथ साथ भी जब इन्होंने प्रेस मीट किया और सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजा ये सब खुलेगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि करीब 1 तारीख से उन्होंने खोलने का आदेश दे दी। लेकिन कुछ गाइडलाइन भी दे दी साथ में, क्योंकि 10-10 करके आदमी अंदर घुस सकता है मंदिर, मस्जिद पे और गुरुद्वार पे, गिरजा पे, लेकिन उसके ऊपर नहीं। ये सबसे बड़ी एक डिसीजन लिया है। साथ साथ उन्होंने भी ये भी कहा कि करीब 8 तारीख से बंगाल की सभी, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, सभी ऑफिस में लोगों ने जा सकता है, ऑफिस कर सकते हैं 100%, लेकिन अटेंडेंस होना चाहिए। उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है ये जो चाय शिल्पों और जूट शिल्पों जो फैक्ट्री है चाय और जूट का, उसमें भी 100% लोगों को लेकर वो खोल सकता है, क्योंकि ये भी 8 जून से शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी और एक डिसीजन लिया है जो केंद्रीय सरकार ने बार बार बोला है कि सिर्फ 20 आदमी लेकर बस चला ना सकते, तो कम से कम ममता दीदी ने यही फैसला किया, 20 नहीं, एक बस में जितना सीट है वही सीट पे आप पैसेंजर को ले सकते हैं, कोई स्टैंड बाई पैसेंजर नहीं रहेगा। ये भी एक फैसला लिया है आज। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, और सबसे बड़ी बात जो है, आज तो ममता दीदी सीधा तौर से हल्ला बोली है केंद्रीय सरकार का रेल डिपार्टमेंट को। आप देखिएगा खुद अभी अभी जो ममता दीदी ने जो प्रेस मीट किया है, प्रेस मीट के उन्होंने सीधा ऐसी कहा है, जब ट्रेन बंगाल में घुसता है तो सभी लोग ऐसी हल्ला करता है, चलो चलो भागो भागो, एक कोरोना स्पेशल आ रहा है। इसका जो मजाक से उन्होंने कहा है, इसकी कारण सिर्फ यही है जो उन्होंने बार बार बोलने का बाद भी एक एक ट्रेन में 1000-1500 करके लोग परियायी जो लोग को भेजता है बंगाल में। ये सबसे बड़ी बात है कि खुद केंद्रीय सरकार ने उल्लंघन कर रहे लॉकडाउन का, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं मानते है ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में एक एक सीट में एक एक पैसेंजर को लेना चाहिए। उन्होंने पूरा ट्रेन पर भर के जो बाहर गांव से लोग आता है उसमें जिसका पॉजिटिव है और नहीं है, दोनों की इफेक्ट आ जाएगा। जिसका पॉजिटिव है उसका बाजू में जो बैठेगा उसका भी इफेक्टिव हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ यही कहा है। और साथ साथ उन्होंने भी ये भी बोला है कि ट्रेन में कोई पानी नहीं देता है, एक तरह से खाना भी नहीं मिलता है। इतना ही आरोप। शांतनु बनर्जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से क्या कुछ जो नए दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकारी अधिकारियों को, प्रशासन को, वो क्या कुछ दिए गए? प्रशासन के सीधा तौर से उन्होंने सिर्फ यही बोला कि जितना अभी में जो हॉकर्स यूनियन है, हॉकर्स यूनियन के खोलने के लिए सीधा आदेश दे दी। और हॉकर्स यूनियन को उन्होंने सिर्फ यही बोला कि पूरा दुकान आप लोग खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन साथ साथ प्रशासन का कुछ ऐसी जिला है, कुछ जिला में उसका संतुष्ट नहीं है, क्योंकि नदिया जिला का जो एसपी है उसका ऊपर संतुष्ट नहीं है। ममता दीदी ने आज सीधा तौर से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कहा। और साथ साथ में पूरा पश्चिम बंगाल को अभी जो हम लोग जो देख रहे हैं जो केंद्रीय सरकार की ओर से जो लॉकडाउन का बढ़ाने का जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का दूसरा तस्वीरें सामने धीरे धीरे आ रहा है। जी
तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा फैसला लिया है आज ममता सरकार ने, सभी धार्मिक स्थानों को खोलने का ऐलान किया गया है। 1 तारीख से सभी धार्मिक स्थानों को खोला जाएगा और इसके अलावा 8 जून से सभी जो सरकारी और प्राइवेट ऑफिस हैं उसमें कर्मचारी जा सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चीन अपनी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में घिरता जा रहा है। कोरोना वायरस की महामारी में चीन की भूमिका को लेकर पहले ही कई देश अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर चुके हैं और अब हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लाने की चीन की कोशिश के खिलाफ कई देश एकजुट हो गए हैं। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर चीन की आलोचना की है और कहा है कि हांगकांग में नया सुरक्षा कानून 1984 के ब्रिटेन चीन के समझौते का उल्लंघन है और इससे उसकी आजादी पर खतरा पैदा होता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आईईडी से भरी कार मिलने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस ने सफेद सेंट्रो कार के मालिक हिदायतुल्ला के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। 2 शोपियों का रहने वाला है और आतंकी हिदायतुल्ला 2019 से ही हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। पुलवामा जैसे हमले को दोहराने की साजिश में इस कार का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन वक्त रहते कार को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया और फिर उसे ब्लास्ट कर उड़ा दिया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की पुलिस ने झीरम घाटी हमले के 7 साल बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा के अंग रक्षक से लूटे गए हथियार को नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद बरामद किया है। और राजनांदगांव जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने शुक्रवार को बताया कि जिले की पुलिस ने नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद झीरम घाटी हमले के दौरान लूटे गए और साल 2006 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से लूटे गए हथियार को बरामद किया है। जैसा कि सभी लोग आप लोग जानते हैं कि 7 मई को एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था परदोनी विलेज में, मानपुर में। उसमें जो 4 वेपन रिकवर हुए थे उसमें से एक AK-47 था, एक SLR थी और 2 315 बोर की राइफल थी। उसका हम लोगों ने अपने सेंट्रल आर्मरी सेक्शन से जब डिटेल मांगी और उसका विवरण आया कल हमारे पास, तो उसमें उन्होंने उसको झीरम घाटी से जोड़ के बताया। फिर हमने जगदलपुर से उस वेपन की डिटेल और मांगी कि ये झीरम हमले में ये वेपन गायब था, किसके पास था। तो वहाँ से हमको डिटेल पता चली कि ये APC थे जो महेंद्र कर्मा के PSO टीम में थे, उनके पास ये वेपन था, सियाराम करके नाम था। तो फिर पूरी डिटेल हमें पता चली कि ये झीरम हमले में गायब हुई वेपन है और जो महेंद्र कर्मा जी के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर के उन्होंने कई ट्वीट किए और कहा कि ममता बनर्जी के कोरोना फैलाने वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा है। सीएम को नसीहत देते हुए राज्यपाल ने कहा कि मजदूर दूसरे राज्यों से लौट रहे हैं, वे हमारे अपने हैं, रोजगार की तलाश में बंगाल से बाहर जाने को मजबूर हुए थे, उन्हें कोरोना फैलाने वाले कहना बेहद निराशाजनक है, वो हमारी धरोहर हैं। और उन्होंने अपील करते हुए ये भी कहा है कि जो लोग वापस लौट रहे हैं उनकी जांच और कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जो भी प्रावधान है उनका पालन किया जाना चाहिए और उनके साथ मानवीय होने की जरूरत है। प्रवासी मजदूरों की घर वापस आने की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। कोरोना संकट के समय में यही जरूरी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1024 नए केस सामने आए हैं, जो एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। इन परिस्थितियों पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 1000 से ज़्यादा मामले अब दिल्ली में हर दिन सामने आ रहे हैं पिछले 1-2 दिन से, और उसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कोरोना की स्थिति पर कहा है कि कोरोना की स्थिति गंभीर हो रही है, लेकिन दिल्ली में लगातार रोकथाम के काम किए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुजारी और उसके बेटे के शव का मिलने का मामला सामने आया है। शुक्रवार सुबह मंदिर में दोनों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। खबर पर ज्यादा जानकारी देते हुए संभल एसपी यमुना प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जनपद संभल थाना नखासा क्षेत्र में रसूलपुर सराय गांव में एक शिव मंदिर है, जिसमें उसके पुजारी अमर सिंह और उनके लड़के जयवीर का डेड बॉडी मिला है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है और इसमें ये है कि अमर सिंह जो थे वो काफ़ी बीमार थे और उनका लड़का जो जयवीर है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इसी क्रम में इन लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। जैसी प्रथम दृष्टया जानकारी आ रही है, पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जा रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਜੀ ਉਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮਾਵਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर की कमी हो गई है। सरकार को मजबूरन फ्लाईओवर, ब्रिज और खुले मैदानों का सहारा भी लेना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए मुंबई का महावीर पावन धाम जैन मंदिर प्रशासन सामने आया और पूरे मंदिर परिसर को अस्पताल बना दिया। सांसद गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में यहां 75 बेड का अस्थायी अस्पताल महज 3 दिन में तैयार कर दिया गया और करीब 1 करोड़ की लागत से बनने वाले इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन से लेकर सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस अस्पताल का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जहां कोरोना संक्रमण लगातार अपना पैर पसार रहा है, ऐसे में सरकारी यंत्रणाएं लगातार फेल हो रही है। आपको बता दें कि लगातार सरकार को, बीएमसी को और उन सरकारी संस्थाओं को फोन जा रहा है कि कोरोना पेशेंट के लिए बेड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में देखते हुए कि महाराष्ट्र सरकार ने जो मंदिर समाज था उसको बंद करवाया है। अब लगातार जो है सरकार जागी है और कहीं खुले मैदान में तो कहीं ब्रिज के नीचे तो कहीं अन्य जगहों पर जो है हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। उसको देखते हुए जैन समाज अब आगे आया है। अब आपको दिखा दे कि ये जैन समाज का वो मंदिर है, पूरे 5 फ्लोर का ये मंदिर है। पावन धाम नामक यह मंदिर है जहां लगातार पूजा अर्चना की जाती थी, लेकिन अब इस जो है जैन समाज के मंदिर को कोरोना वार्ड में जो तब्दील कर दिया गया है। आपको अंदर लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जो है लगातार जो है जैन समाज के लोग इस पूरे प्रांगण में जो है तैयारी करके रखे हैं। अब दिखाएंगे ये जैन समाज मंदिर का ये प्रांगण आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस मंदिर में जो है आए दिन पूजा पाठ हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों की जिंदगियां बचाने का काम किया जाएगा। यहाँ पे आपको जानकारी दे दें कि 5 फ्लोर का है पूरा ये जैन समाज। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जैन समाज का यह मंदिर जहां लगातार पूजा अर्चना की जाती थी, लेकिन अब कोरोना महामारी के चलते हुए जिस तरह से लगातार बेड नहीं मिल रहा है, उनको देखते हुए जैन समाज ने एक अहम भूमिका निभाई है और इस पूरे मंदिर प्रांगण को जो है कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया। आपको दिखाएंगे उस वार्ड में कि किस तरह की तैयारी चल रही है। आपको लेके चलते हैं उस फ्लोर पे जहां पर लगातार जो है जो कोरोना वार्ड है उनकी तैयारियां चल रही है। आप देख पा रहे हैं कि ये वही हॉल है, मंदिर हॉल है, जहां पर जो कोरोना पेशेंट के लिए ये बेड लगाए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो है इस तरह के सारे फ्लोर पे बेड लगाए जाएंगे
एक जो है फ्लोर है उसको सिर्फ डॉक्टर्स के टीम के लिए रखा जाएगा, जहां पर वो लोग आराम करेंगे और लगातार सेवा देंगे। ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि ये मंदिर प्रांगण है, फर्स्ट फ्लोर है, और जहां पर लगातार जो है कोरोना पेशेंट के लिए बेड लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन पॉइंट भी दिया गया है। अगर इमरजेंसी में किसी पेशेंट को ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ी तो उनको ऑक्सीजन भी दिया जा सकता है। इस तरह की सेवा लगातार जारी है। दूसरी तरफ अगर बाहर का नज़ारा आपको दिखा दें कि अगर पेशेंट यहाँ एडमिट होता है तो उसको किस तरह के जो वातावरण मिलेगा ये भी अहम होता है। हालांकि हॉस्पिटल के नाम से लोगों को डर लगता है, लेकिन जिस तरह से ये वातावरण दिया जा रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि महज 3 दिन में इस तरह के हॉस्पिटल तैयार करना एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को यहाँ के स्थानिक सांसद गोपाल शेट्टी ने पूरी अहम भूमिका निभाते हुए इसको तैयार करवाया है। लगातार मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन के बाद इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तमाम लोग जो इसको अंजाम दे रहे हैं, आखिरी अंजाम दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी है, कितने बेड बनाए जाएंगे और क्या कुछ कहना है। यस, तो ये 3 दिन में पूरा हॉस्पिटल का अभियान किया। ये श्री माननीय गोपाल शेट्टी साहब के निर्देश के अनुसार और उनकी गाइडलाइन और उनके सपोर्ट के अनुसार हम कर रहे हैं सारी चीज़ें। और अभी बेड्स सारे हमारे आ चुके हैं। बेड्स की सारी प्रिपरेशन पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो बोल रहे हैं उसका भी मेंटेन कराएं। तो हर एक बेड के ऊपर 1 मीटर का डिस्टेंस हमने रखा है ताकि वो सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रहे। और बाकी सारी आप देख सकते हैं कि पूरा ऑक्सीजन पाइप है इसमें, और कभी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो 24/7 ऑक्सीजन इसमें उपलब्ध है और सब सुविधा उपलब्ध है। इन केस इमरजेंसी भी हो तो एम्बुलेंस की भी सुविधा रखी है। तो हमारे जो दूसरे सेंटर है एपेक्स के, वो सेंटर में क्रिटिकल है, हम पूरे उसको करेंगे। इस मंदिर प्रांगण में अगर कोई ज़्यादा क्रिटिकल केस आती है तो उनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाएगा। इसको देखते हुए जिस तरह से इस समाज के लोगों ने जो पावन धाम को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है, उसको देखते हुए तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसको भी देखना चाहिए और आगे आकर इस तरह से पहल को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कोरोना संक्रमित लोगों को और भी ज्यादा उपचार हो सके। कैमरा पर्सन अशोक गुर्जर के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसको लेकर के कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर बिंदल का इस्तीफा वर्तमान परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की गंभीरता को दर्शाता है। और इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष को स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले के चलते इस्तीफा देना पड़ जाए तो आम जनता वर्तमान सरकार से किस तरह से न्याय की मांग कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का अपने पद से इस्तीफा देना वर्तमान परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की गंभीरता को दर्शाता है। जहां एक राष्ट्रीय दल के प्रदेशाध्यक्ष को स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले के कारण इस्तीफा देना पड़ जाए तो आम जनता वर्तमान सरकार से किस प्रकार के न्याय की कल्पना कर सकती है, ये हमें सोचना होगा। अभी अगर हम वर्तमान हालात देखें तो सरकार की जो एजेंसियां हैं प्रदेश की, उनसे किसी प्रकार की न्याय की अपेक्षा हम नहीं रख सकते। हमारी ये मांग है कि उच्च न्यायालय के वर्तमान जो भी न्यायाधीश हैं उनके द्वारा इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इसमें ये लगता है कि न केवल संगठन के मुखिया बल्कि सरकार के अंदर भी कुछ बैठे हुए बड़े लोगों के नाम आने की आशंका है। और कोरोना महामारी के चलते इतने बड़े पैमाने की जो खरीद फरोख्त हुई है उसमें जो घोटाला हुआ है ये अकल्पनीय है, कल्पना के परे है कि एक मानव ऐसे कैसे कार्य कर सकता है इस महामारी के समय में, जिस समय इतनी बड़ी आपदा पूरे विश्व के ऊपर आई हो और लोग उस समय भी जो है वो अपनी जेबें भरने से पीछे नहीं हट रहे हों और सत्तारूढ़ दल के साथ जिनके सांठगांठ पूरी तरह से हो। टिड्डियों के हमले का खतरा दिल्ली एनसीआर तक आ चुका है और खतरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयारी भी कर रही है। तो नोएडा में भी किसानों को अलर्ट किया गया है। ज्यादा जानकारी देते हुए नोएडा के डीएम सुहास अलवाई ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं।
विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम भी गठित की गई है। उसमें कौन कौन सी केमिकल्स का इस्तेमाल करना है और शोर से भी कैसे इनको डाइवर्ट किया जा सकता है, दिन में टिड्डी दल की क्या रुख रहती है और रात में क्या रहती है, इन सब के बारे में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में गाइडलाइंस जारी किया है। अभी तक वर्तमान में एज सच कोई खतरा नहीं है। यह हवा के रुख के आधार पर इसकी मूवमेंट्स होती है, तब भी एक सावधानी बरतने के लिए जनपद वासियों को निर्देश दिया गया है। भारत के कई राज्यों में टिड्डी दल का आतंक देखने को मिल रहा है। पंजाब के कई जिलों में भी टिड्डी दल की एंट्री हो चुकी है, लेकिन जिन जिलों में इसके पहुंचने की संभावना है वहां भी टिड्डी दल के खिलाफ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में तरनतारण में उपायुक्त प्रदीप कुमार ने जिले के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी को जागरूक किया गया। साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को टिड्डी दल से बचाव की ट्रेनिंग भी दी गई। इस चीज़ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲਈਏ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡਰਿਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਖੜਕਾਣਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀਕਲ ਮਾਊਂਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਣਾ ਐਂਡ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੀ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਈਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਲੋਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਮੇਜਰਸ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 8 ਬਲਾਕ ਨੇ, 8 ਹੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 100 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਕਿ ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ हरियाणा के सिरसा में बोलेरो सवार 5 युवकों ने कार सवार लोगों से हथियार के दम पर 9 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था और इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चंद घंटों में ही रोड़ी थाना पुलिस और सीआईए की संयुक्त टीम ने लूट की वारदात में शामिल 3 युवकों को बोलेरो कार सहित गिरफ्तार कर लिया है और इनसे लूट की गई 3 लाख रुपए की राशि भी बरामद कर ली है। शेष युवकों की पहचान भी कर ली गई है और तीनों ही युवक गांव नागोकी के रहने वाले हैं। रोड़ी थाना में कल हुई घटना, अलीका गांव में जो 9 लाख रुपए की लूट की घटना है उसको केवल मात्र 12 घंटे में सुलझाते हुए हमारी सिरसा पुलिस की सीआईए टीम ने एवं रोड़ी थाना की टीम ने बहुत ही एक बड़ी सफलता प्राप्त की है, जिसके तहत 3 व्यक्तियों को इस घटना में, लूट की घटना में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें आज सुबह लगभग 8 बजे नगोकी गांव से अरेस्ट किया गया था। इनका नाम है गुरजीत सिंह उर्फ गीता, सन ऑफ खजान सिंह, जो नगोकी गांव का रहने वाला है। इसके तहत पहले भी एक 302 मर्डर का और एक आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज है। जो दूसरा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है सोहनलाल उर्फ सोनू, सन ऑफ साहब राम, ये भी नागोकी का रहने वाला है।
तीसरा व्यक्ति जो है उसका नाम है बसंत सिंह उर्फ वीरू सन ऑफ नक्षत्र सिंह, ये भी नागोगी का रहने वाला है और इन तीनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें लगभग 3 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। 2 कापे जो वारदात में इस्तेमाल हुए, वह बोलेरो गाड़ी सफ़ेद रंग वो भी रिकवर की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। I'm declaring a